Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You may call us on 2331-4444, 2371-7106 or 2371-7117. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे ताजा आर्थिक समाचार। प्रत्येक सोमवार की तरह आपके सवाल भी आज हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बस ख्याल इस बात का रखें कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। And now the headlines first. Falling for the fourth straight day, Sensex plummets 667 points. Nifty slumps 182 points. Rupee drops 20 paise to end above 75 rupees a dollar. Two-wheeler maker Bajaj Auto's monthly sales slumped 33% in July. TVS Motors reports 9.6% decline in its sales. And number of saving bank accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana crosses 40 crores. प्रमुख शेयर बाजारों में लगातार चौथे दिन गिरावट। सेंसेक्स 667 अंक लुढ़का, निफ्टी 182 अंक फिसला। रुपया $1 के मुकाबले हुआ 20 पैसे कमजोर। दुपहिया वाहन निर्माता बजाज ऑटो की जुलाई माह में बिक्री में 33% की गिरावट। टीवीएस मोटर्स की बिक्री में 9.6% की कमी। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खातों की संख्या 40 करोड़ से अधिक हुई। शुरुआत शेयर बाजार की खबर से ही कर लेते हैं। आज लगातार चौथे कारोबारी दिन भी प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट का रुख रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1.8% के नुकसान से 667 अंक लुढ़ककर 36,940 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 182 अंक फिसलकर 1.6% की गिरावट से 10,892 पर आ गया। हालांकि व्यापक बाजार का प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर रहा और बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.3% की मामूली गिरावट रही, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की बढ़त दर्ज की गई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange plummeted 667 points, 1.8% to close at 36,940. Nifty at the National Stock Exchange slumped 182 points or 1.6% to 10,892. But the broader market outperformed the Sensex with the BSE Mid-Cap Index shedding 0.3% while the Small Cap Index climbing 1%. Among sectoral indices on the BSE, the BankX slumped 2.7%, Oil and Gas Index dropped 1.5%, Realty Index lost 1.2%, the Telecom Index slipped 1%, the Tech Index slid 0.8%, and the IT and Tech Power Index shed 0.7% each. Among advancing indices, the Consumer Durables Index rose 1.1%, the Healthcare Index gained 0.6%, and the Metal Index added 0.4%. जी, हमारे पहले कॉलर आज हमारे साथ दिल्ली से हैं। हेलो जी, सतीश। हाँ जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार सतीश। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं मैडम से एक सोल्यूशन चाहता हूँ। जैसे मैं यूएस में काम करता हूँ, तो हम लोग जैसे पैसे ट्रांसफर करते हैं, मैं पेपाल के थ्रू करता हूँ। तो अभी जैसे 75 चल रहा है, तो अभी भी ना वो 72 के हिसाब से ही पैसे कन्वर्ट करते हैं वो।
तो टैक्स तो अलग वो काटते हैं और वो 72 या 71.5 ऐसे वो वैल्यू उसकी आंकते हैं। तो मैडम से मैं कोई इसका समाधान चाहूंगा कि मैडम पेपाल के अलावा वैसे मैं स्विफ्ट कोड के भी बैंक से करता हूँ तो भी वो इतना ही करते हैं। तो मैडम इसका कोई समाधान बताइए कि वो पूरी वैल्यू उसकी आंकी जाए जो मार्केट रेट होता है उसके हिसाब से। जी जी, ज्यादातर जितने ट्रांसफर होते हैं वो मार्केट रेट के हिसाब से ही होते हैं, पर उनके ऊपर वो कुछ चार्जेस लगाते हैं जो कन्वर्जन चार्जेस कहलाते हैं। तो मार्केट रेट से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं दिया जा सकता। आप अगर बैंक के थ्रू ट्रांसफर करेंगे तो बैंक के थ्रू, जैसे स्विफ्ट ट्रांसफर की आपने बात की, उसके तहत आपको मार्केट रेट ही अवेलेबल होगा, पर आपको शायद चार्जेस थोड़े ज्यादा पे करने पड़े। All right, I hope that clarifies the point. We now have Keshav from Mumbai. Keshav, सवाल पूछिए अपना। या गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैम, मैंने एक आईटी कंपनी के शेयर्स बाय किए थे 1000 शेयर एक लास्ट ईयर, लेकिन वो कंपनी जो है उसको ना उस शेयर्स को सस्पेंड कर दिया गया है सेबी द्वारा। तो अभी इसका फ्यूचर क्या होगा, तो मैं इसको अभी कैसे मेरा लॉस जो है वो कैसे रिकवर करूं? थैंक यू। जी, सस्पेंशन का अर्थ होता है कि ट्रेडिंग उस पर्टिकुलर शेयर में कुछ टाइम के लिए रोक दी जाती है, क्योंकि उससे माना जाता है कि या तो वो सर्किट फिल्टर्स को ब्रेक कर रही है, या फिर उसमें कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, या उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये मतलब नहीं निकलता कि वो ट्रेडिंग आगे नहीं होगी। रिज्यूम की जाती है, जब वो पर्टिकुलर इशू खत्म हो जाता है उसके बाद रिजम्पशन होगा, तब आपको आपके शेयर्स का मूल्यांकन मिल सकता है। अब महाराष्ट्र के थाने से हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य फोन लाइन पर। हेलो आदित्य, कार्यक्रम में आपका स्वागत। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि पहली बात तो यामिनी जी से मेरा पहला सवाल ये है कि उनकी एक्सपेक्टेशन मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर क्या है, क्या आ सकता है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि यूएस में उन्होंने जम के डॉलर प्रिंट किया है, तो एक दिन प्रोग्राम में बताया गया था कि अगर इंडिया ने ऐसा किया तो इन्फ्लेशन और अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो क्या यूएस में भी सब होने का खतरा है? और एक सुझाव है मेरा कि पहले आप लोग मार्केट ब्रेथ बताते थे कि कितने शेयर्स बढ़े घटे और नहीं चेंज हुए, मतलब ऐसे ही रहे। अब वो भी आप अगर बताना शुरू कर दें, आप पिछले साल अगस्त सितंबर तक आप बताया करते थे, तो अगर ये सुझाव आप मान लें तो। Yes, that's right. जी, मॉनेटरी पॉलिसी मेरे ख्याल से अकोमोडेटिव रहेगी। हो सकता है रेट कट हो सकता है कि रेट कट जैसे अनुमान किया जा रहा है वैसे हो, और कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी बैंक्स में और जो एपेक्स बॉडीज हैं उन तक पहुंचाई जा सके। ये भी माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स कम किए गए हैं बाकी बैंकों द्वारा, तो थोड़े बहुत सहूलियत लोगों को मिली है। जहां तक आपका सवाल है प्रिंटिंग ऑफ मनी, फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी काफी बढ़ गया है, और रेवेन्यू फॉल की वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है उसका अभी भी अनुमान माना जा रहा है कि काफी ज्यादा होगा। अगर प्रिंट करी जाती है करेंसी तो उसका असर जो है इन्फ्लेशन पे सीधा पड़ेगा। इन्फ्लेशन 6% ऑलरेडी टच कर चुका है और कोशिश की जा रही है कि उसे 4% के आसपास लाया जाए। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से अगर मॉनेटरी पॉलिसी को मोनेटाइज किया गया और लोगों तक कैश पहुंचाया गया तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए कोशिश की जा रही है कि सोवरेनिटी रिस्क को कम रखते हुए, अपने सोवरेन रेटिंग्स को मेंटेन करते हुए फिस्कल डेफिसिट्स को कंटेन किया जाए और मनी को प्रिंट ना किया जाए। और आदित्य, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जहां तक आपका तीसरा जो एक सुझाव था वो हमने नोट कर लिया है और कोशिश करेंगे कि अगले कार्यक्रमों में हम शेयर बाजार के बारे में और विस्तार से अधिक आपको जानकारी दें। बहरहाल अब रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। किशोर भोपाल से हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। हेलो। नमस्ते मार्केट आंध्रा टीम। पैकेज जो दिया है यूएस ने उस वजह से सोना महंगा होता जा रहा है, क्या ये बात सही है दुनिया भर में? और दूसरा, उसका प्रभाव हमारे यहाँ क्या पड़ेगा? क्या मुझे अपने पैसे जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने दिए स्टिमुलस पैकेज उससे इन्फ्लेशन इंडिया में पड़ेगा क्या, और मैं अपने पैसे उससे कैसे बचाऊं? क्या इक्विटी मार्केट में डाल के रखने से मेरा पैसे इन्फ्लेशन प्रूफ हो जाएंगे या और कुछ करना चाहिए? थैंक यू।
जी, आपका पहला सवाल कि जो यूएस का अकोमोडेटिव स्टांस रहा है या उसकी जो फिस्कल पॉलिसी रही है उसका कितना असर पड़ेगा भारत में। जी, इकोनॉमी में अगर वो अकोमोडेटिव स्टांस मेंटेन करता है तो इन्वेस्टर्स उस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, जिसका असर सीधा आपको स्टॉक मार्केट्स में और ओवरऑल इकोनॉमी में नजर आएगा। पर माना जा रहा है कि यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है, इसलिए जो है अभी भी भारत एक अच्छी इकोनॉमी मानी जा रही है इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पे उनका निवेश जारी रहना चाहिए। इन्फ्लेशन अभी फूड की वजह से काफी बढ़ा हुआ है और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से बढ़ा हुआ है। इसको ओवरकम करने के लिए काफी इन्वेस्टर्स ने गोल्ड के अंदर निवेश किया है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स अभी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रही। पर अगर आप अभी इस समय निवेश करते हैं जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, तो आपको आगे आने वाले समय में जब मार्केट बढ़ेगी और इकोनॉमी पूरी तरीके से अपने चक्कर में चलेगी, तब आपको उसका रिटर्न मिलेगा। Well, I think with the festivals approaching, Yamini, this concern of our listeners, it would be for many listeners that gold is almost crossing 55,000 per 10 grams. We'll have more on gold later in the program, but surely this would be of concern to many. Well, we now have Ashok from Modi Nagar. Ji, Ashok. Hello. Hello, Ashok. हाँ जी हाँ जी। हाँ, सवाल पूछिए आप। अच्छा, हेलो। हाँ, अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए अशोक और सवाल पूछिए जल्दी से। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी एंड मेटल सेक्टर। जी जी, आपका सवाल ऑयल कंपनी को लेकर है। ऑयल कंपनीज का अभी जो है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं है। पर जैसे जैसे इकोनॉमी मैंने कहा रिकवर करेगी और हम अपने वापस रिकवरी फेज से पूरी स्विंग में पहुंचेंगे, ऑयल की डिमांड बढ़ेगी और वहां पे वैल्यू उन कंपनीज की बढ़ती जाएगी। जहां तक मेटल सेक्टर का है, अगर आप देखें तो मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसने काफी स्टेबल ग्रोथ दी है और जिसकी प्राइसेस अभी काफी हद तक स्टेबल हैं और कुछ की प्राइसेस बढ़ी भी हैं, जिनके रिटर्न्स आप मेटल के कंपनीज में देख भी रहे हैं। तो एक मेटल एक निवेश के लिए एक अच्छा सेक्टर माना जा रहा है। जी, और अब सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैंने कुछ कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। आज मेरे पास मैसेज आया है NSDL से कि उनमें से 2 कंपनियों के शेयरों को प्लेज इनिशिएशन में डाल दिया है। ये क्या होता है और इससे शेयर होल्डर को क्या नुकसान हो सकते हैं या फायदे हो सकते हैं, जरा इसके बारे में बता दीजिए। जी जी, जब लोन लिया जाता है तो उन शेयर्स को रखा जाता है और अगर वो लोन चुकाया नहीं जाता तो उन शेयर्स को बेच दिया जाता है। तो उन्हें प्लेज इनिशिएशन कहा जाता है। प्लेज किए जाते हैं शेयर जब रखे जाते हैं, तो उनका अर्थ ये होता है आपकी कंपनी ने किन शेयर्स को रखा है उन पे देखना होगा और फिर हम बता सकते हैं कि उन्होंने क्या इनिशिएट किया है प्रोसेस। We are now joined by Mushtaq from Kolkata. मुश्ताक, रिक्वेस्ट है आप अपने रेडियो की वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें। तो अभी बहुत गिरता जा रहा है, कि इसका फ्यूचर क्या है, क्या अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा फ्यूचर के लिए? और मेरा एक रिक्वेस्ट है, मंडे को रिपीट नहीं होता है 12:20 में रात में, तो प्लीज इसको मंडे को भी रिपीट कीजिए। अच्छा, थैंक यू। शेयर की बात कर रहे हैं जी, इनका किस शेयर की तरफ इशारा था? हेलो मुश्ताक जी, मुश्ताक से लगता है हमारा संपर्क अब टूट गया है, लेकिन किसी शेयर की बात कर रहे थे, शेयर बाजार के बारे में पूछ रहे थे। शेयर बाजार में अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है। जैसे जैसे अर्निंग सीजन था और अर्निंग्स के रिजल्ट आ रहे थे तो शेयर मार्केट ने पिकअप किया था और जहां जहां पॉजिटिव न्यूज आती है वहां वहां पे आप देखेंगे कि मार्केट्स पिकअप कर रहे हैं, खासतौर पे आईटी शेयर्स में या बैंकिंग शेयर्स में। जहां पे एनपीए बढ़ने की बात आई थी, वैसे ही बैंकिंग शेयर्स ने लूज किया था। कोविड की अनसर्टेनिटीज को लेकर के मार्केट में काफी हद तक लोअर लेवल है अभी मेंटेन। जैसे ही वैक्सीन्स की बात आएगी या कोई जैसे ह्यूमन ट्रायल्स की बात आई या आगे इनिशिएशन होगा वैक्सीन आने का, उसी समय आप देखेंगे कि मार्केट्स अपने आप एक ग्रोथ लेवल पे पहुंचेंगी या वापस अपनी पोजीशन लेंगी।
जी यामिनी, अगर शेयर बाजार की ही बात करें तो अगस्त का महीना जो है वो शुरुआत अच्छी नहीं रही है निवेशकों के लिए और काफी लगातार 4 दिन हमने जैसा कि बताया भी कि अपने श्रोताओं को कि 4 दिन लगातार गिरावट का रुख बना हुआ है। तो क्या वजह आप देख रही हैं खास तौर पर इस गिरावट के पीछे, जो हालिया जो 4 दिन की गिरावट लगातार देखी गई है? देखिए, एक अनसर्टेनिटी का माहौल तो मेंटेन है ही, ऊपर से सारे क्वार्टर्स से कंटिन्यूअस डिमांड है कि मॉनिटोरियम्स बढ़ाएं और एंटरप्राइजेस को जो है वो कंटिन्यू कर सके, उनके लिए कोशिश की जाए। डिमांड बढ़ नहीं रही है और फेस्टिविटीज के टाइम पे भी अगर आप देखें तो माहौल काफी इम्प्रूव नहीं किया है, मार्केट्स खाली हैं और ओवरऑल व्यापारियों को काफी घाटा हुआ है, तो जिसके तहत मार्केट्स भी जो है एक लोअर लेवल पे है। यूएस चाइना के ट्रेड टेंशंस भी एक हद तक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इफेक्ट कर रहे हैं कि वो मार्केट्स में इन्वेस्ट करें या ना करें, तो ये कुछ कारण माने जा रहे हैं। और एक और कारण जो माना जा रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत फास्ट प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो जैसे मार्केट बढ़ती है वो उसी समय उसको प्रॉफिट बुक करके मार्केट्स को वापस लोअर लेवल पे ले आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये उतने लेवल पे मेंटेन ना रहे, तो इसलिए ये समय है कि उसको प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। राइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय मिस्टर भटनागर फ्रॉम मुंबई। जी हेलो। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि ये जो कुछ ब्रोकिंग फर्म कोलैटरल सिक्योरिटीज लेते हैं वो किस वजह से लेते हैं, और कोलैटरल सिक्योरिटीज में जो हमारे शेयर्स रहते हैं वो हम बेच सकते हैं क्या? वो कभी बेच सकते हैं? जी, जब आप कोलैटरल देते हैं, कभी भी लोन लेते हैं या कुछ लेते हैं, इसका मतलब होता है आप उनके पेपर्स उनके पास रख देते हैं एज सिक्योरिटी कि अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो वो उन शेयर्स को बेच करके या उस प्रॉपर्टी को बेच करके या कोई भी आपने एसेट जो कोलैटरल की तरह रखा है उसको बेच करके अपना लोन वसूल कर सके। इस स्थिति में आप कभी भी अपने कोलैटरल को बेच नहीं सकते, आपको पहले परमिशन लेनी होगी उस बैंक से या उस व्यापारी से जिसके यहाँ आपने वो कोलैटरल रखवाया है। और अब बात कर लेते हैं रुपए के प्रदर्शन की। आज अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 20 पैसे कमजोर हुआ और $1 के मुकाबले 75 रुपए 1 पैसे के स्तर पर आ गया। रुपए के बाद अब रुख कर लेते हैं एशियाई शेयर बाजारों का। तो एशियाई शेयर बाजार में आज कारोबार मिला जुला रहा। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच निवेशकों में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। जापान का निकेई 2.2% चढ़ा, चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.8% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.1% की बढ़त दर्ज की गई। लेकिन हांगकांग के हैंगसेंग में 0.6% की गिरावट रही और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.8% लुढ़क गया। चीन की कारखाना गतिविधियों में जनवरी 2011 के बाद से पहली बार जुलाई माह में काफी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। And now let's take a look at Bajaj Auto. Well, Bajaj Auto has reported a 33% year-on-year decline in its total sales to 2.55 lakh units in July this year. Domestic sales slumped 23% in July to 1.59 lakh units. Total motorcycle sales tumbled 26% to 2.38 lakh units. Total commercial vehicle sales plummeted 71% to 17,276 units. Exports in July plunged 45% to 96,856 units. And a look at the TVS Motor now. Well, the TVS Motor has posted a 9.6% year-on-year decline to 2.52 lakh units in July. Total two-wheelers sales slipped 8.2% to 2.43 lakh units in July. Motorcycle sales fell nearly 2% to 1.06 lakh units in July. And TVS Motors total exports dropped 10.8% to 62,389 units. The Bank of India has reported an over threefold rise in its net profit to 844 crore rupees for the first quarter of this fiscal. The net NPAs or bad loans of the bank declined to 3.58% in the first quarter from 5.79% in the same period last year. Yamini, is this a happy moment for us to think that Bank of India has reported a threefold rise in its net profit?
Well, one way in saying that yes, the bank is doing well is good for us, but when we say that the bank also needs to be more socially responsible at this time and give more credit, I think one needs to look at both the sides before really taking this news as a good news. और एशियाई बाजारों की अगर बात करें यामिनी, तो जो चीन से जो अभी एक कारखाने की गतिविधियों के जो वहां की फैक्ट्री की जो गतिविधियां हैं, वो जनवरी 2011 के बाद से पहली बार जुलाई माह में उनमें काफी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये किस ओर इशारा कर रही है? चीन की अर्थव्यवस्था या एशियाई देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो किस तरफ जाती दिख रही हैं? ये जो आंकड़े आ रहे हैं चीन की कारखाना गतिविधियों के, जी, ये वापस ये कहता है कि जो है चीन की गतिविधियों से एक तरह से कॉन्फिडेंस आता है कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमीज रीटर्न कर रही हैं और डिमांड बढ़ रही है, तो वो एक तरीके से एक अच्छा अंदेशा है। पर ये कहना कि ओवरऑल डिमांड बढ़ रही है और ओवरऑल इकोनॉमीज कोविड-19 से रिकूप कर गई हैं, ये शायद अभी थोड़ा मुश्किल होगा। पर डिमांड जरूर थोड़ी बहुत बढ़ी है और चीन क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है, उसका जो गतिविधियां हैं उससे पूरे संसार भर में असर पड़ता है। And Germany's DAX had climbed 1.4% in intraday trade. It has also reported higher factory activity in Germany. What do you have to say on that? Well, overall, when we say that there has been a higher reporting of the factory activities, it clearly indicates that there is a signaling of the overall world economies recouping, recovering, as well as gaining momentum in terms of their demand. So it is a signal which is positive in nature that there is, light there where there is demand which is likely to recover the economies that have been going through a depressive phase. Right. Thank you so much for that. And now we are joined by Shrikant from Mumbai. जी श्रीकांत, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन है कॉल ऑप्शन के ऊपर। SBI का 200 कॉल ऑप्शन लिया है एट द रेट ऑफ 1060। इसका मतलब क्या होता है मैडम? जी, कॉल ऑप्शन एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ शेयर्स डिफाइंड होते हैं जो आप खरीदोगे एक पर्टिकुलर प्राइस पे। तो आपके अगर 1060 रुपीज आप कह रहे हैं कि ये प्राइस है, तो आप पर शेयर के ऊपर इतना प्राइस देंगे उस व्यक्ति से वो शेयर्स SBI के खरीदने के लिए। और अब बात कर लेते हैं जनधन खातों की। वित्तीय समावेशन से जुड़े सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। मोदी सरकार ने ये योजना लगभग 6 साल पहले लागू की थी। वित्तीय सेवाएं विभाग के अनुसार इस योजना से 40 करोड़ 5 लाख लाभार्थियों को जोड़ा गया है और जनधन बैंक खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है। और गोपाल हमारे साथ अब मुंबई से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो गोपाल जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं सवाल पूछने से पहले थोड़ा कोविड के बारे में बोलना चाहता हूँ जी। कोविड का एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है, जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जा रही है, इसका कारण है पेड़ की कटाई। आंखें बंद करके पेड़ कटाई करते जा रहे हैं, तो उसके वजह से होने वाला है। और ये फिर पेड़ लगाते हैं दूसरे, कटाई करने में 5 मिनट लगते हैं, पेड़ को बढ़ने का फिर सालों लगते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पेड़ों की कटाई पूरी तरह बंद होनी चाहिए। जी जी। और अर्थ जगत से जुड़ा आपका क्या सवाल है? जी, आपने सवाल ये है कि जो इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन अगर 6-6.5% है, बैंकों का ब्याज है 5-5.5%, ये कहाँ मैच होता है? ये तो बहुत गलत, रॉन्ग है एक्चुअली। अगर इन्फ्लेशन 6-6.5% है तो बैंकों का ब्याज जो है 8-8.5%, 9% होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। इसके लिए ये एक प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो बैंकों का जो इंटरेस्ट है इन्फ्लेशन के हिसाब से आगे पीछे होता है, लेकिन ये टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहला सवाल ये है, इसमें थोड़ी मेरे को आप ये जानकारी दीजिए। दूसरा सवाल ये है कि इंडेक्स, तो आप लोग सोचते हैं कि भाई इंडेक्स बढ़ी, लेकिन इंडेक्स बढ़ी किस कारण बढ़ी वो भी देखिए। पिछले जो 15 दिन में इंडेक्स बढ़ रही थी, उसके पीछे एक ही स्टॉक था, एक RIL जी, जिसने मोस्टली आप वीकली देखेंगे तो खाली एक RIL ही ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से इंडेक्स ऊपर जा रही थी। अब RIL नीचे जा रहा है तो इंडेक्स नीचे जा रही है, ये मेन प्रॉब्लम है। बाकी स्टॉक में 90% स्टॉक की हालत अभी भी वैसे ही है जो 25,000 जब इंडेक्स थी तभी वही कंडीशन में पड़े हैं।
तो बेस है हमारे मार्केट चलने का, किस बेस पे चल रहा है? जी अब यामिनी जवाब देंगे। जी यामिनी। जी, आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ने चाहिए, पर क्योंकि अकोमोडेटिव स्टैंड आरबीआई ने अडॉप्ट किया है जिसके तहत रेपो रेट्स घटे हैं, उनके आंकलन के हिसाब से जो बैंकों को भी रेट मुहैया कराने पड़ रहे हैं वो लोअर रेट हैं। और क्योंकि इन्फ्लेशन अभी बढ़ा है, एकदम से एडजस्टमेंट नहीं हुई है इंटरेस्ट रेट के अंदर। अगर ये इन्फ्लेशन जारी रहता है 6.5% के आसपास, तो इंटरेस्ट रेट जो है बैंकों के द्वारा भी एडजस्ट किए जाएंगे, वरना जब नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं इंटरेस्ट पे तो इकोनॉमी में एक जो है कोशिश की जाती है कि लोग सेव कम करें और कंज्यूम ज्यादा करें ताकि उनको जो है लॉस ना हो। आपका जहाँ तक सवाल है इंडेक्स को लेके, इंडेक्स जरूर कुछ स्टॉक्स की वजह से बढ़ता या घटता है, पर वो एक जो है मानना जरूर है कि एक इंडेक्स एक स्टॉक मार्केट को पूरा दर्शाता है। तो ओवरऑल इसलिए इंडेक्स को बताया जाता है कि किस तरीके से स्थिति है स्टॉक्स की, पर जरूर कुछ स्टॉक्स की वजह से इंडेक्स में हम बढ़ोतरी या घट दिखते हैं। अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स में और बैंकिंग स्टॉक्स में भी हमने देखा है कि बढ़त और घटत रही है, जिसकी वजह से इंडेक्स में असर रहा है। मिड कैप सूचकांकों की वजह से भी या स्मॉल कैप्स या और बाकी इंडेक्सेस को भी देखा जाता है जब स्टॉक मार्केट के बारे में बताया जाए। जैसे आज भी मार्केट ब्रेथ के बारे में बताया जब स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में आपको बताया गया। जी, और अब हमारे अगले कॉलर हैं शांताराम बेंगलुरु से। मेरे फादर ने 40 साल से हर दिवाली को 10-10 ग्राम सोना खरीदा था। जी। अभी मेरे फादर ये दुनिया में नहीं है, अभी मेरे पास उनका जो ज्वेलरी और गोल्ड का स्टॉक है उसका वैल्यू आज के सोने से 10 लाख रुपए हो गया है। तो मेरा दोस्त ने बोला है आप उसको लिक्विडेट करके फिक्स डिपॉजिट में रख के या शेयर लेके रखो, क्योंकि आपका ये सोना घर में पड़ा है वो आपको कुछ आमदनी दे नहीं रहा है। जी, हम आपका सवाल समझ गए यामिनी जी। आप मेरे को सलाह देंगे कि ये मैं क्या करूं, उसका सलाह ऐसा है। जी यामिनी जी बताइए। जी, पुराने जमाने में जब निवेश करने के बहुत ज्यादा साधन नहीं होते थे तो गोल्ड माना जाता था कि उसमें निवेश कर दें तो वो धीरे धीरे बढ़त में उसका रिटर्न देगा। अभी क्योंकि काफी जगह है जहाँ पे आप इक्विटी या आप एफडीज या बाकी जगहों पे निवेश कर सकते हैं, और क्योंकि मार्केट्स लो हैं इक्विटी के अंदर भी और बाकी जगहों पे, तो उनमें निवेश करना शायद इसलिए माना जा रहा है कि उचित होगा कि लोअर लेवल पे निवेश करें और बाद में जब वो बढ़ जाएं तो आप उसके ऊपर से रिटर्न ले सकें। गोल्ड क्योंकि अभी एक बिल्कुल बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए काफी लोग मान रहे हैं कि एक सेलिंग पॉइंट है। आप अपनी लिक्विडिटी को देखते हुए अगर आपको लगता है कि आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी के रेट्स लेकिन अभी काफी लो लेवल पर हैं, बढ़त की उम्मीद बहुत जल्दी नहीं की जा सकती, कुछ समय बाद होगी। अभी बढ़त लेकिन सिर्फ गोल्ड में ही देखी जाएगी क्योंकि वो एक सेफ हेवन माना जाता है। जी, बात सोने की हो रही है तो आज दिल्ली सराफा बाजार में सोने की चमक की बात कर लेते हैं। तो चमक आज भी तेज रही सोने की और ये 185 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरेट सोने का मूल्य 54,678 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी भी 1,672 रुपए के उछाल से 66,742 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का मूल्य $1,973 प्रति आउंस, जबकि चांदी $24.30 प्रति आउंस पर रही। And now let's talk about oil. Global crude oil prices fell today on fears about the economic fallout from rising COVID-19 cases around the globe and on oversupply worries as OPEC and its allies are set to wind back output cuts in August. So Brent crude futures dropped 36 cents to $43.16 a barrel. US crude futures lost 46 cents to trade at $39.81 a barrel. यामिनी, समय की कमी हो रही है और अब हमें कार्यक्रम यहीं समाप्त करना होगा। फिलहाल आपने कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुई और हमारे श्रोताओं को उनके सवालों के जवाब दिए और साथ ही साथ बहुमूल्य जानकारी भी दी। इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And now before we close, friends, a reminder of the headlines. Falling for the fourth straight day, Sensex plummets 667 points, Nifty slumps 182 points. Rupee drops 20 paise to end above 75 rupees a dollar.
Two-wheeler maker Bajaj Auto's monthly sales slumped 33% in July. TVS Motors report 9.6% decline in its sales, and number of saving bank accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana cross 40 crores. On that note, it's time for myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Vishal Sharma to bid adieu. Namaskar. Namaskar.